Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अब हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है। मेडिटेशन के इस एहसास को हम साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत सी मुश्किलें सॉल्व होती जा रही हैं, लेकिन जब इस रास्ते पर हम होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात होती है जो एक रुकावट बन जाती है। उन सभी रुकावटों का दूर करने का प्रयास है ये पूरी श्रृंखला, जिनमें आप ही के सवाल, आपके वो ईमेल्स जो हम तक पहुंच रहे हैं और आपकी सभी शिकायतों को दूर करने का ये प्रयास है कि इन ईमेल्स को हम प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि आप में से जिस भी हर एक ने जो सवाल पूछा है वो बहुत से और दर्शकों के सवालों का जवाब ही दे पाता है। और हमारी कोशिश है कि इस पूरी जो बातचीत है, जो सवालों का जवाब है, उसमें हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है एक ऐसी शख्सियत का जो बहुत समय से इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई साहब। उनका स्वागत करते हैं और उनसे आप ही के सवालों का जवाब तलाशते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, बहुत से ऐसे सवाल अभी भी हैं। अब हमने आत्मा की बात कर ली, उससे जुड़े सवाल थे, परमात्मा के साथ जुड़े हुए कितने सारे और एस्पेक्ट्स थे, उनके सवालों का जवाब मिला। अब बात आती है कार्मिक फिलॉसफी की, कर्म की, और जिस समय चक्र की हमने बात की है। तो एक सवाल मैं इस वक्त ले रही हूँ, ये हमें भेजा है, इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा। ये लिखते हैं कि वाई इज़ दैट वी आर पनिश्ड फॉर आवर प्रीवियस बर्थ्स रॉन्ग डूइंग्स इन आवर करंट बर्थ एंड नॉट एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। यानी कि जब भी हमने वो काम किया है तभी क्यों नहीं हमें पनिशमेंट मिल जाती? और पनिशमेंट इज़ गिवन सो दैट वी गेट टू नो व्हाट रॉन्ग वी हैव कमिटेड, बट इफ़ इट इज़ गिवन इन आवर नेक्स्ट बर्थ, देन हाउ डू वी कम टू नो व्हाट रॉन्ग वी हैव डन इन आवर प्रीवियस बर्थ? व्हाई इज़ द जस्टिस डन सो लेट एंड नॉट एट द सेम टाइम व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग? ये जो न्याय है ये इतना लेट क्यों होता है? कई चीज़ों की सज़ा इंस्टेंट होती है, कई चीज़ों की सज़ा प्रोलॉन्ग्ड होती है। दुनिया के अंदर भी है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, वो काफ़ी समय चलता है। कईयों को इंस्टेंट फांसी दे दी जाती है, वो 1 घंटे में, 1 मिनट में पूरी हो जाती है। ये डिपेंड करता है किस तरह का ऑफेंस है, किस तरह की पनिशमेंट है। ये तो जनरल बात है। लेकिन नेक्स्ट बर्थ में क्यों सज़ा मिलती है, इसका वजह ये है कैरी ओवर। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत उधार हो और उसकी आमदन उस उधार को पूरा करने के लिए कम हो, तो क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ उधार वो चुका लेगा, बाकी कैरी ओवर हो जाएगा। वो फिर कहाँ जाएगा? वो अगले मंथ में चुकाना पड़ेगा। तो आजकल काफ़ी समय से मनुष्य इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा अकाउंट इकट्ठा कर रहे हैं नेगेटिविटी का, जिससे वो सज़ा के भागी हैं। और सज़ा के भागी होने की वजह से सारी उम्र वो चुकतू करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। फिर भी जब उनका लाइफ स्पैन भी पूरा हो जाता है तब भी बैलेंस रह जाता है। और उस बैलेंस को कहाँ चुकतू करें? तो नेचुरली उनको नेक्स्ट बर्थ में चुकतू करना पड़ता है। अब नेक्स्ट बर्थ में तो सब भूल भाल जाते हैं, नाम रूप सब बदल जाता है, लेकिन क्योंकि बैलेंस है, चुकतू करना। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि दुनिया गिरावट की तरफ जा रही है। सतयुग से त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग भी घोर होता जा रहा है, यानी गिरती कला है। अगर कोई व्यक्ति अपना लोन मंथ के एंड में पूरा कर ले तो बराबर हो जाएगा, ही विल स्टार्ट अफ्रेश एट पार। लेकिन यहाँ एट पार नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड साबित करता है कि हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा है, उसकी क्लियरेंस कम होती है। इस वजह से हमें नेक्स्ट बर्थ में सज़ा भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ उनका एक और जो साथ में जुड़ा सवाल वो ये है कि हमें कैसे पता चले? जे देखिए, अभी मैंने कुछ गलत किया तो मुझे अभी पनिशमेंट मिल जाती है, तो मैं समझ लेती हूँ कि ये वजह थी, ये मैंने किया था। और पनिशमेंट भी अगेन हमने पहले एक बार बात की थी, आपने कहा था रिफॉर्म के लिए कि मुझ में वो परिवर्तन आ जाए, मैं वो गलतियाँ दोबारा ना करूँ। लेकिन जहाँ अगले जन्म में जाके मुझे वो पनिशमेंट मिल रही है तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने गलत क्या किया था। सो वो जो पनिशमेंट मेरे सामने आई वो मेरे क्या रिफॉर्म होगा मुझ में? बल्कि पता ना चलने से रिफॉर्म की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आफ्टर ऑल पनिशमेंट तो मिल रही है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है सडनली, बिल्कुल ठीक ठाक होता है, सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसको जो सज़ा मिली
तो ही विल बी सेट टू थिंक कि मेरा क्यों हुआ, ये क्यों हो गया, तो नेचुरली वो समझेगा कुछ ना कुछ गलती की है, तो ही विल सेट हिज कोर्स राइट कि मैं आगे से कोई भी गलती ना करूं। अगर स्पेसिफिक कॉज पता लगेगी तो स्पेसिफिक गलती नहीं करेगा। अगर उसको ओवरऑल एक फीलिंग आएगी कि मेरी गलतियों से मुझे सज़ा मिल रही है, पता नहीं मैंने क्या किया जो ये मेरे को भुगतना पड़ा, ही विल बी कॉशियस। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति कॉन्शियस हो तभी हो सकता है, उसको सज़ा इटसेल्फ। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सज़ा के बाद भी सबक नहीं सीखते। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि कहीं ना कहीं अगर हमें स्पेसिफिकली पता है कि हमने ये गलती की तो हम आगे उसके लिए कॉन्शियस रहेंगे। लेकिन जब हमें ये पता है कि कोई भी गलती हो सकती है, एंड समवेयर डीप भाई साहब हम सबको पता होता है कि गलत रास्ता कौन सा है, हमें पता होता है कि सच का रास्ता ही सही है, लेकिन हम वो झूठ के रास्ते पर चलते ही हैं। हमें पता होता है कि ऑनेस्टी इज़ द राइट वे, बट हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। तो जहाँ हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ मुझे पनिश कर सकती है, मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर सकती है, हम किसी भी रास्ते को और सज़ा के कई मेथड होते हैं। मान लीजिए कोई किसी की घड़ी चुरा लेता है, नॉर्मली उसको पकड़ने के बाद उसकी घड़ी उसको वापस कराई जानी चाहिए, लेकिन वो ना सिर्फ घड़ी चुरा लेता है बल्कि उसको बेचकर खा लेता है। अब वो पकड़ा जाता है तो घड़ी तो वापस नहीं दिलाई जा सकती, लेकिन उसको पनिशमेंट तो होनी है, इसलिए उसको जेल में डाल देते हैं कि ठीक है घड़ी रिकवर नहीं हो रही, लेकिन यू सफ़र, योर फ्रीडम इज़ नाउ कंट्रोल्ड। इसी प्रकार से स्पेसिफिक एक्शन की स्पेसिफिक पनिशमेंट है भी नहीं। कई चीज़ों की पनिशमेंट फिज़िकल नहीं है। बहुत से लोग आप देखेंगे फिज़िकली ठीक ठाक हैं, मानसिक तौर पे बहुत बड़ी यातनाएं भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? और वो यातनाएं डायरेक्टली लिंक नहीं की जा सकती, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्स कि कोई व्यक्ति 10 खून कर देता है। अब 10 खून वाले को सज़ा तो फाइनल एक ही है। अच्छा, लेकिन अब 10 खून को एक फांसी लगनी, फांसी तो एक ही लगेगी, लेकिन 10 टाइम्स उसका ऑफेंस है, इसलिए उसको उस प्रकार की यातना मिलनी चाहिए एक खून करने वाले को जितनी नहीं। मान लो कोई बहुत बड़ा डिक्टेटर है, लोगों को बहुत बुरी तरह से दुखी कर देता है, इस वास्ते कहा जाता है कर्म की गति बहुत गहरी है और कर्म की फ़िलॉसफी भी बहुत गहरी है। समझ लेना चाहिए ब्रॉडली स्पीकिंग कि परमात्मा का न्याय बड़ा परफेक्ट है और वो जैसा जैसा कोई एंटाइटल्ड होता है उसको उसी प्रकार से सज़ा मिलती है। भाई साहब जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि शायद उसी वक्त सज़ा मिल जाती तो शायद मैं ऑफेंस नहीं करता। अब इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर लोग मानते हैं गॉड सब जगह है, हमारे सब कर्मों को देख रहा है। इस तरह की थिंकिंग के पीछे एक ये भी आइडिया था कि लोग जब समझेंगे परमात्मा सब जगह है तो पाप करने से डर जाएंगे। ठीक है कि भाई भगवान सब जगह है, भगवान मुझे देख रहा है, मैं कैसे पाप करूं। लेकिन क्या इस मान्यता को अच्छी तरह उल्टी है मानते हुए भी क्या लोग पाप करने से डरते हैं? नहीं डरते। इसी तरह से जो हार्डन्ड क्रिमिनल होता है, आपको पता है ये स्टैटिस्टिक्स है कि कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकल के आता है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल बन जाता है, ना कि उसको कोई रिफॉर्म होता है, बल्कि एक बड़ी थिंकिंग चल रही है कि पनिशमेंट इज़ नॉट द वे टू रिफॉर्म पीपल। इसी प्रकार से इनकी थिंकिंग जो ये है कि शायद उसी वक्त सज़ा मिल जाती, सज़ा मिलने के बाद व्यक्ति की टॉलरेंस, वो कहता है इतनी सज़ा तो मैं भोग ही लेता हूँ, देखा जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यू कैन नॉट लिंक कि बल्कि उतनी पनिशमेंट भोगने के बाद हर व्यक्ति हार्ड एंड ऑफेंडर हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट द रीज़न। बेसिक रीज़न इज़ कि उसकी अकाउंट ज़्यादा है, उसकी क्लियरेंस कम होती है। बिल्कुल, और जहाँ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ वहाँ यू नेवर नो। सो कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी जो है कि कब आएगा वो, उसका रिजल्ट, उसकी पनिशमेंट कब आएगी, ये भी हमें हर बार तैयार करेगी कि हम सचेत रहें। एक और सवाल लेते हैं कि इज़ इट ट्रू दैट वट एवर हैपन्स टू मी इंक्लूडिंग दिस दैट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू थ्रू ईमेल इज़ ऑल प्री डिटरमिन्ड? पहले से सब कुछ तय है इन द कॉस्मिक कंप्यूटर एंड इट इज़ ऑल जस्ट अनफोल्डिंग, ये बस हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है। इज़ इट जस्ट दैट immature and less evolved souls are not aware of this, while evolved souls are fully aware of it, having it in their direct experience?
Is it that not only major events such as one's birth, one's death, one's livelihood, etc., but also very minor insignificant whispers in mind are predetermined? क्या वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने हमें ईमेल भेजा, ये सब प्रीडिटरमिन्ड है कॉस्मिक कंप्यूटर में? और ना सिर्फ वो बड़ी बड़ी चीज़ें बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी। कि ये जो प्री डिटरमिन्ड हम कहते हैं, इसको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। आजकल फिल्म बनता है, तो फिल्म को अगर आप रिपीट करें तो आपको वही सीन दिखेगा जो उसमें शॉट है, और वो छोटा है या बड़ा है, डिटेल है या कुछ भी है, एंटायर फिल्म रिपीट्स। लेकिन ये एक फैक्ट है कि फिल्म तभी रिपीट हो सकती है जब किसी समय शॉट हुई थी, उसकी शूटिंग हुई थी बाकायदा तौर पर। ये है रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में भी हम एक्टर हैं। हम कहते हैं ना, इस दुनिया में हम एक्टर हैं, तो हम भी अपनी शूटिंग कर रहे हैं। तो जो कुछ हम कर रहे हैं इसको भूल जाइए रिपीट होता है या नहीं। मान लीजिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया, इसलिए तो नहीं किया कि कंप्यूटर में था, उनकी इच्छा उठी कि ये क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन ये है कंप्यूटर में था या नहीं था, लेकिन क्वेश्चन करने की तो इच्छा उठी, उन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा, हम उसको आंसर देने के लिए आज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बाकायदा तौर पे उनको इन रियल लाइफ इच्छा उठी। अब वो कंप्यूटर में था या नहीं था इसके में बाद में आते हैं, इच्छा उठी, ये हो रहा है। तो एवरी एक्ट दैट वी आर परफॉर्मिंग इज़ रियल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया, प्री डिटरमिन्ड हो गया, नहीं। हर चीज़ कॉज एंड इफेक्ट पर है। अभी हम बात कर रहे हैं, आई हैव टू ऑप्शंस, बात करता रहूं या बात छोड़ के चला जाऊं। तो व्हाट विल आई ऑप्ट? नेचुरली मैं कहूँगा ये बात हो रही पूरी हो जाए, हम करते रहेंगे। सपोजिंग सम वेरी ग्रेट emergency takes place, supposing a fire breaks in this building, or to me some serious tragedy comes, very important, मुझे कोई आके कहता है भाई साहब ये हो गया, तो हम उस स्थिति में अपनी कन्वर्सेशन को तोड़ भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी। तो उस वक़्त क्या होगा, फिर ये जो हमारा फ्लो चल रहा है ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ईच एंड एवरी एक्शन इज़ बेस्ड ऑन सम रीजनिंग, है ना, जिसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ये है इसका बेसिक। हमें दुख होता है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में था इसलिए दुख हो गया। हमें सुख होता है, ऐसा नहीं कि मैं किसी अमीर आदमी के घर पैदा हो गया, नहीं। एवरीथिंग इज रियल एंड बेस्ड ऑन एंड वी फील इट। हम लोगों को इसकी महसूसता आती है। ये है इसका एक पार्ट। अब दूसरी बात ये है कि जितने बाकी नाटक होते हैं उसमें एक्टर को बताया जाता है। आप देखिए, कोई ऐसा नाटक दुनिया में हुआ है जिसका प्ले लिखा ही ना हुआ हो और कह दे कि जाओ भाई चले जाओ और जो खेल करना है करो, हम उसकी शूटिंग कर लेंगे? नहीं होता। उसका एक सिस्टम होता है, स्टोरी होती है, उसमें विलेन भी होता है, हीरो, बाकायदा स्टोरी होती है, चाहे कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। लेकिन इस नाटक में आप क्या समझती हैं, हमें बताया गया है? हमें पता है, किसी को भी पता है आगे क्या करना है, हमने क्या शूटिंग करनी है? और इसमें तो बियॉन्ड लाइफ भी है, डेथ के बाद भी है। तो क्या था, क्या होना है? तो ऐसा वंडरफुल नाटक किसी ने देखा है? तो देयरफॉर अगर हम ऐसे समझें कि बिल्कुल ऐसे ही लॉ ऑफ द जंगल से चल रहा है, आप जो करना चाहें कर रहे हैं, मैं जो करना चाहूँ कर रहा, ऐसे दुनिया इस तरह से चल रही है, तो वो कोई नाटक नहीं होता। इसलिए इस नाटक का भी एक सिस्टम है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हर नाटक का एक ड्यूरेशन भी होता है, हर नाटक का एक डायरेक्टर भी होता है, हम लोग तो एक्टर हैं, और उसका एक सिस्टम होता है। और जब वो नाटक पूरा हो जाता है एंड इट हैज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रिपीटेड। आपने कोई नाटक किया, बड़ा अच्छा, लोगों को पसंद आया, इट विल बी रिपीटेड। और फिल्म के लिए तो नाटक में तो एक्टर बदल भी सकते हैं, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, लेकिन फिल्म में तो नहीं बदल सकते। इसी प्रकार से इन ए वेरी ब्रॉड सेंस फ्रॉम गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो उसका क्रिएटर और डायरेक्टर है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन या नॉलेज रिवील किया है कि वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग आपका ओवरऑल नाटक रिपीट होता है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का
हमारी कोई प्रेजेंट एक्टिंग से हम ये समझ लें सारा कुछ प्री डिटरमिन्ड है, जो फेट करेगी वो करेगी, जो होना हो ही जाएगा, क्या ऐसा होता है? हम कहें जो होना हो ही जाएगा, हम इस कुर्सी पर बैठे रहें, अगर घर पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे, होगा ये? नहीं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट्स ए वेरी रियल लाइफ प्ले, इट हैज़ टू बी फॉलोड, और इसमें बाकायदा कॉज एंड इफेक्ट है। बाकी फ्रॉम ए वेरी ब्रॉड एंगल कि इसका भी कोई बिगिनिंग है, इसका भी कोई एंड है, और वाई इट रिपीट्स, अब क्वेश्चन पैदा होता है। बिकॉज इसके जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सोल्स, soul is immortal, soul is eternal. If an actor is eternal and immortal, what will happen when this नाटक comes to an end? One part of it comes to an end. सोल तो रहेगी। क्रिएटर जिसने ये ड्रामा बनाया वो भी है, एंड ये स्टेज ये भी एटर्नल है, मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो तीनों प्रकृति, पुरुष और परमेश्वर, तीनों एटर्नल का इंटरप्ले है। अब किसी चीज़ का एटर्नल का इंटरप्ले हो तो एटर्नल ही होगा। अब एटर्नल कैसे हो सकता है? हर चीज़ जिसका बिगिनिंग है उसका एंड ज़रूर होगा। अगर बहुत पहले बिगिनिंग है तो हो सकता है बहुत देर से, पर बिगिनिंग और एंड तो होगा। लेकिन एटर्निटी का ना बिगिनिंग है ना एंड है, तो अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो इट हैज़ टू बी साइक्लिकल। जैसे साधारण रूप में हम कहते हैं दिन और रात साइक्लिकल है। कोई कह सकता है कि दुनिया दिन से शुरू हुई थी या रात से, या मिडनाइट से या नून से? नहीं, साइक्लिकल है। इसी प्रकार से क्योंकि ये एटर्नली चलनी है, तो हम लोग भी क्योंकि एक्टर एटर्नल हैं, फ्रॉम ए वेरी ब्रॉड परस्पेक्टिव इट रिपीट्स। और इसकी रेपिटेशन का नॉलेज इसलिए मिलता है सो दैट बाय नोइंग इट इट रिपीट्स वी शुड बी केयरफुल कि हम कोई मिस्टेक ना करें, विद द नॉलेज कि एक घड़ी का वन टाइम मामला नहीं है। आज मैं केयरलेस हो गया तो वन टाइम, आई विल बी केयरलेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई एम शूटिंग इट राइट नाउ रियली, इसलिए मुझे केयरफुल होना चाहिए। तो हर जो एस्पेक्ट है वो बहुत कॉन्शियसली अगर हम करते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट मीन्स दैट ये हो चुका है। अच्छा, ये भी एक सवाल उठता है साथ में इसके भाई साहब कि जो हो रहा है क्या वो पहले भी हो चुका है? इससे हमें कॉन्फिडेंस, देखिए हर चीज़ का कोई पर्पज़ होता है। अब हम शूटिंग कर रहे हैं, वी आर केयरफुल कि हम कैसे बैठे हैं। अगर हम लेयरली बैठे होते वी वोंट बी केयरफुल। अब ये नाटक हमारा चल रहा है, रियल लाइफ नाटक। अब इसमें ये है, हो चुका है। अब हो चुका से हमें क्या पिकअप करना चाहिए? आपके आगे कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ गया। नॉर्मली ए पर्सन नॉट नोइंग विल से पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और जिसको पता ये हो चुका है वो कहेगा भाई पहले भी हुआ था, कोई बात नहीं है। इस दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। इसलिए उसको किस एस्पेक्ट को लेना है, पास्ट को किस तरह से लेना है, फ्यूचर को किस तरह से लेना है, ये नॉलेज इसीलिए मिलता है। बिल्कुल वंडरफुल। यहीं पे एक और सवाल जो आ जाता है वो है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन लाइफ? अभी हम बात यही कर रहे थे कि डेस्टिनी और प्री डिटरमिन्ड है सब कुछ, या पहले हो चुका है सब कुछ, या आगे जो होगा वो भी, जो हो रहा है अभी वो भी आगे भी होगा। शुड वी लिसन टू एस्ट्रोलॉजर्स? आर मेजर इवेंट्स इन लाइफ प्री डिटरमिन्ड? कैन वी गेट बेनिफिट बाय रिसाइटिंग mantras to appease planets? Does mantra Shakti help in spiritual growth? Of late, astrologers are very popular. Is this good or bad? और again इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि नक्षत्र राशि के जो रत्न हम पहनते हैं, how much are they? एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि किसी चीज़ को पूर्व जानने का कोई फ़ायदा है? अगर पूर्व जानने का फ़ायदा होता तो हमारे आत्मा के अंदर ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। अब मान लो मृत्यु है, मृत्यु को पूर्व जानने से कुछ फ़ायदा हो सकता है? बल्कि भय होगा। मैंने कल शाम को डेथ होना है मेरा, मैं अभी मर गया, क्योंकि होना तो है ही, मैं क्या करूँगा? तो आई विल लूज़, मैं तो अभी मर गया। इसी तरह से तो जो चीज़ जैसे होनी है, जिसको जिस तरह रैप में रखा गया है उसी के रैप में रहना कल्याणकारी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइंस है, अच्छा, लेकिन इस साइंस का क्या उपयोग है? अच्छा, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग इसको जानना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाते हैं इत्यादि इत्यादि, ताकि, और उसमें भी एस्ट्रोलॉजर्स आर वेरी केयरफुल कि किसी की कोई ट्रेजेडी होनी होती है वो बताते नहीं। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजर बता दे
कि तू 2 दिन के बाद मरने वाला, उसको पैसे भी नहीं देगा। इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर करते हैं, प्लस पॉजिटिव। तो कहने का भाव ये है, एस्ट्रोलॉजी बाय इटसेल्फ डज नॉट हेल्प इन लाइफ। जो जैसी मिस्ट्री नेचर ने क्रिएट की, दैट इज़ द बेस्ट। बट जिन लोगों का फेथ है, फेथ इटसेल्फ इज़ ए पावर। अब किसी व्यक्ति का फेथ है कि मैं ज्योतिषी के पास जाऊंगा, वो मेरी व्याधि बताएगा और उसका उपाय बताएगा। मान लो मंत्र का लिखा है कि मंत्र करो या ये दान करो तो ठीक हो जाएगा, तो ड्यू टू फेथ इन दैट रिचुअल, उससे उसकी लाइफ में फर्क आया। थॉट पावर जो है कहीं ना कहीं हमारी फेथ एक्चुअली बिकम्स अ थॉट पावर, कंसंट्रेटेड थॉट। व्यक्ति के अंदर कुछ इस तरह की कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है, उसको बेनिफिट है। मेरे ही संकल्पों का और विचारों का एक वो जब एकाग्रता हो जाती उसको है कि उसको दूसरा व्यक्ति कंफर्म कर देता है, कोई बात नहीं और ये कर, तेरी व्याधि टल जाएगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी गोज अगेंस्ट लॉ ऑफ कर्मा। एक रैशनल व्यक्ति ये सोचेगा कि अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे का बुरा है, मैं अपने कर्म अच्छे करूं और मैं अपने अगर खराब कर्म का स्टॉक है उसको अच्छे कर्म करके मिटिगेट करूं। अपने पूरे हम ये जो सफर में अनुभव से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि हमारा हर थॉट हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तो जब हम अपने हर थॉट, हर संकल्प पे हम अपना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, उस पर अधिकार रख सकते हैं, क्योंकि संकल्प क्रिएट करना, संकल्पों का सृजन हमारे अपने ही हाथ में है। तो जब हम उसको क्रिएट करके, पॉजिटिव करके डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को समझना पड़ेगा भाई साहब। बाकी ये जो कहता है प्लैनेट्स को कंट्रोल अवर लाइफ, ऐसा नहीं है। ये प्लैनेट्स लाइफलेस हैं, दे कंट्रोल सीजन्स एवरीथिंग। क्योंकि प्लैनेट की चेंज से सर्दी आ जाती है, प्लैनेट के बदलने से गर्मी आ जाती है, नेचर में चेंज होता है। लेकिन प्लैनेट्स हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अगर करते होते तो कोई भी ताकत उस कंट्रोल को मंत्र वगैरह करने से चेंज नहीं कर सकती। एक सवाल यहाँ पे ना, अभी हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों तरफ इन दिनों चर्चा में है। वी आर हियरिंग दैट दिस कलयुग इज गोइंग टू एंड एंड दिस वर्ल्ड विल फिनिश कम्प्लीटली बाय द ईयर 2012। 2012 को हमने एक बहुत बड़ा अपने एक डर, एक फियर के साथ हम देख रहे हैं। देयर विल बी कृष्णा's birth as soon as it happens. I want to know from your organization how far this is correct. If it is correct, then what exactly will this happen and what are the symptoms? ये हमें भेजा है पंकोजिनी ने। ये सवाल ही कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो कह रही हैं कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दूसरी तरफ कृष्णा का बर्थ, दूसरी तरफ कह रही कृष्णा आएगा। वो कहाँ आएगा? अगर दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। ये तो फैक्ट है कि वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी इति को प्राप्त करती है, जब वो अति पे चली जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दी बेटर होगा। तो कृष्णा रिप्रेजेंट्स बेटर वर्ल्ड, तो इसलिए चेंज विल बी फॉर दी बेटर, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कृष्णा कहाँ आएगा? इसलिए, और 2012 किसने कहा है? हमने तो कभी कहा नहीं, बिकॉज nobody predicts. Everything in the drama happens suddenly as per cause and effect. अगर किसी को पता लगने लग जाए इन एडवांस तो वो ड्रामा चल नहीं सकता, क्योंकि आपको इन एडवांस पता लग जाए यू आर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। इसलिए वो तो होना ही है, होनी को होना ही है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार की डेट फिक्स करना और इसके बाद इसको रॉन्गली अंडरस्टैंड करना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं किसने कहा है, और उसके बाद श्री कृष्णा आएगा तो कहाँ आएगा? हैं, कई लोग कहते हैं पीपल के पत्ते पर आ जाएगा, दुनिया सारी पानी पानी हो जाएगी। पीपल के पत्ते पर अगर आ भी जाए फिर क्या करेगा वो? हु विल बी अदर्स? कृष्ण के साथ तो बहुत सारी आत्माएं गोपियाँ दिखाए जाते हैं। सो दिस इज़ एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। तो उसका अगर हम आंसर देंगे भी, इट विल कॉज मोर कन्फ्यूजन। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चाहे वो 2012 की बात हो, 2020 की बात हो, ये फियर जो है, जो डर है कि क्या होगा, तो आज जिस समय में हम जी रहे हैं, जिस वर्तमान में हैं हम, उसे हमें खूबसूरत बनाना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। 2012 तक आते आते हम उतने ही डर में, भाई साहब, हम उतनी ही अपनी आधी ज़िंदगी उसी में ही ख़त्म कर लें। हमें अपने अगले पल का भी नहीं पता। जब जैसे हम आज पूरे टाइम हमने यही बात की कि क्या एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमिन्ड। अब इसमें दो सवाल हैं, दुनिया का ख़त्म होना और कृष्ण का आना। प्रश्न ये उठता है उस व्यक्ति के मन में ज़्यादा अट्रैक्शन किस चीज़ का है? अगर उसको कृष्ण के आने का अट्रैक्शन है तो ट्रांसफॉर्मेशन डजंट मैटर,
और क्योंकि जो ख़त्म भी कहते हैं, परमात्मा दुनिया से बुराई ख़त्म करके अच्छाई को लाता है, ना कि टोटल दुनिया को ही ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। तो अच्छाई का आना, बुराई को तो हर एक व्यक्ति खुद भी तंगा छोड़ना चाहता है, उससे भय की तो ज़रूरत ही नहीं है, बट इट रिक्वायर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, मोर अंडरस्टैंडिंग। एक और आधी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर ना जाकर जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसे ही करें। और मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से तक पहुंच सकते हैं। आज आपसे बातचीत रही और इस तरह से जो इतनी सारी मिथ्स इस वक्त फैली, जो भय का एक पूरा का पूरा माहौल है, उसे दूर करने का आज हमने प्रयास किया कि जो कुछ होना है वो होगा ही। जैसे हम कह रहे हैं बात की प्रीडिटरमिन्ड है या नहीं है, ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रही थी लोगों को। आज आपने उन सभी का एक ऐसा जवाब हमें दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999774455. अब वक्त है कि आपसे इजाज़त लें, लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपसे होती रहेगी मुलाकात। आपसे लेते हैं विदा। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.